Today, I will be discussing with you the UN guidelines on the consumer protection. जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में कुछ इसके गाइडलाइंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस गाइडलाइंस के वो बताया। उसके बाद स्कोप क्या होगा, उसको कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा की। और कुछ जनरल प्रिंसिपल्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि वो कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो यूएन की गाइडलाइंस है उसका हिस्सा है। आज मैं आप लोगों के सामने चार और पॉइंट्स पर बात करूंगी। तो सबसे पहले तो जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो क्या सिद्धांत हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस, एक मैं इस पे थोड़ा सा आपके साथ बात करूंगी। दूसरा, बेसिकली वो गाइडलाइंस हैं क्या जिसके बारे में ये पूरी गाइडलाइंस 2016 बनी हुई है, उस पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगी। और साथ ही साथ इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि यूएन की गाइडलाइंस है, यूनाइटेड नेशन ने इसको रिलीज किया है, तो इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके की कोऑपरेशन की ज़रूरत है मेंबर स्टेट्स के साथ, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर क्या इंस्टीट्यूशनल मशीनरी क्या होगी, क्या मैकेनिज्म होगा। मैं इन चार पॉइंट्स पर आज आपके साथ डिस्कस करूंगी इन द यूएन गाइडलाइंस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2016। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स फॉर द गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस, वो प्रैक्टिसेस के बिजनेस क्या हैं जो हमको इसमें गाइडलाइंस में देखना है। तो देर आर principles that establish the benchmarks for good business practices, and that is for conducting the online and offline commercial activities with the consumers। दोनों ही तरीके का, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, इसको लेके कुछ बेंचमार्क बनाए हैं गुड प्रैक्टिसेस के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस के लिए। तो सबसे पहला जो ये प्रिंसिपल है वो है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीट, कि जो बिजनेसेस हैं दैट शुड अवॉइड द प्रैक्टिसेस दैट हार्म द कंज्यूमर्स, बिकॉज ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस हैं, इसलिए जो भी इसमें प्रिंसिपल्स हैं दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर द प्रोटेक्शन एंड द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो सबसे पहली बात कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको ऐसी कोई बिजनेस प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, उनको अवॉइड किया जाना चाहिए जो किसी भी तरीके से कंज्यूमर को कोई नुकसान पहुंचा रही हो, उनको हार्म पहुंचा रही हो। और पार्टिकुलरली जो अगर वो कंज्यूमर वल्नरेबल कैटेगरी को बिलोंग करता है या वो डिसएडवांटेज कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो जो ट्रीटमेंट है उनके साथ वो फेयर होगा, वो इक्विटेबल होगा। ये अपने आप में सबसे पहला सिद्धांत है, एंड दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस कल्चर ऑल्सो, कि जो भी कुछ बिजनेस डील की जाए वो फेयर हो, ऑनेस्टली की जाए कंज्यूमर के साथ किसी भी स्टेज पर। तो ये जो फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट है, दिस इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस विच एवरी बिजनेसमैन हैज टू डू विद। देन कॉमर्शियल बिहेवियर एक प्रिंसिपल है कि किसी भी तरीके का इलीगल, अनइथिकल या डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस या कोई ऐसी डिसेप्टिव, धोखे में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जो कि कंज्यूमर को ना बताई जाए, तो इस तरीके की किसी भी प्रैक्टिसेस को नहीं लागू किया जाना चाहिए। जो कंज्यूमर्स के ऊपर किसी भी तरीके का कोई रिस्क है या कोई उसको हार्म पहुंचा रहा है इस तरीके की कोई अननेसेसरी चीज़ें जो हैं वो कंज्यूमर के ऊपर ना आए। तो इसके लिए जो कॉमर्शियल बिहेवियर है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो एथिकल होना चाहिए, कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डिसेप्टिव या धोखेबाजी की तरीके से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो जो बिजनेसेस हैं दे आर ऑल्सो देयर अथोराइज्ड एजेंट्स जो हैं, दे शुड हैव due regard for the interest of the consumers and the responsibilities for upholding the consumers. So this commercial behavior is very important principle in which every business person or the authorized agents of the businesses, they must take care of the things that their behavior should not lead to any illegal, unethical, discriminatory or deceptive practices. Then another principle is the disclosure and transparency, कि जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, मार्केट में सेल के लिए लाते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बहुत होनी चाहिए। तो बिजनेस शुड प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट
information. The information should not be any misleading information regarding the goods and the services कि उसकी terms and conditions क्या होंगे, उस पर कोई अगर फी लगाई जा रही है तो एप्लीकेबल फी क्या होगी, उसकी फाइनल कॉस्ट क्या होगी, कोई हिडन इस तरीके की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, सो दैट द कंज्यूमर्स में टेक और दे में बी मेड इनेबल टू टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि उनको हर तरीके की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में है वो किस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचाई जाए, उसमें कोई भी तरीके की एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए और जो भी इंफॉर्मेशन है उस सबको डिस्क्लोज किया जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है एंड स्पेशली यू सी दैट इट इज द key term and condition of the principle, which is not knowing any means of the technologies used कि जो भी technologies उसको use किया जा रहा है उससे related अगर कोई भी चीज है तो वो technically सारे consumers को बताई जाए, that is transparency and disclosure is the principle. Then education and awareness raising is also one of the principle कि जो प्रोग्राम्स हैं उनको इस तरीके से डेवलप किया जाए या जो मैकेनिज्म्स हैं उनको इस तरीके से डेवलप किया जाए फॉर असिस्टिंग द कंज्यूमर्स कि कंज्यूमर्स की जो अपनी एक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उनकी स्किल है विच इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स विच में इंक्लूड द फाइनेंशियल रिस्क ऑल्सो, वो उसके जो रिस्क हैं वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, उसको यूज़ करने के लिए भी कुछ ऐसे रिस्क हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड उनको अवेयरनेस, उनको जानकारी दी जाए, उनको एजुकेट किया जाए, ये अपने आप में एक प्रिंसिपल है। देन प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड विच एवरी बिजनेस शुड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स प्राइवेसी आल्सो and that is through a combination of the appropriate control or security or transparency and consent mechanism that is relating to the collection and use of their personal data कि अगर किसी भी तरीके का कोई पर्सनल डेटा लिया जा रहा है कंज्यूमर का तो उसको कैसे सिक्योर रखा जाए, उसको कैसे प्राइवेसी को उसको कैसे मेंटेन रखा जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है बिजनेस के लिए। अगर वो किसी आइटम से रिलेटेड कोई गुड्स हैं उनको बेचते समय किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो प्राइवेसी शुड बी maintained and protected. Then consumer complaints and disputes, क्योंकि अगर कोई गुड्स परचेज किए हैं उसमें कोई क्वालिटी में या क्वांटिटी में किसी भी तरीके की कोई डिफिशियंसी है या क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसके लिए कुछ कंप्लेंट्स या जो उनके जो विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनके लिए भी मैकेनिज्म कुछ होना चाहिए। तो वो कंप्लेंट्स हैंडलिंग मैकेनिज्म कैसे होगा, तो उसके लिए प्रिंसिपल है कि दैट देयर मस्ट बी ए कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म and that should be available and that must provide consumers with a speedy function which is fair, which is transparent and which is also inexpensive, खर्चीला नहीं होना चाहिए, which is accessible also. So speedy and effective dispute resolution system that is without any unnecessary cost or burden on the consumer. तो इस तरीके का एक कंज्यूमर कंप्लेंट डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम भी होना आवश्यक है। So these were few principles, general principles which are required for the consumers, good practices in the businesses. Then we come to the fifth segment of this UN guidelines, which speaks about the guidelines. जब हम गाइडलाइंस की बात करते हैं, then these guidelines should apply to both home produced goods and services and to the imports also. तो इम्पोर्ट्स जो की जा रहे हैं सामान उन पर भी लागू है, जो होम प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी है, गुड्स एंड सर्विसेज सभी पर ये गाइडलाइंस लागू की जाती है। दिस इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू मस्ट अंडरस्टैंड। एंड व्हेन अप्लाइंग these guidelines, any procedure or regulations for consumer protection, then due regard should be given to ensure that they do not become barriers to the international trade. जो भी ये गाइडलाइंस बनाए जाएंगे उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इंपोर्ट के मामले में भी खास करके, क्योंकि ये दोनों ही पर लागू होनी है। तो इस तरीके की गाइडलाइंस बनाई जाएंगी जिससे कि जो इंटरनेशनल एक ट्रेड हो रहा है उसमें किसी तरीके से एक रुकावट आ जाए, उसमें कोई एक बैरियर की तरीके से काम कर सके, बट एक स्मूथ फंक्शनिंग मस्ट बी एंश्योर्ड।
so that they are not to be inconsistent with the international trade obligations, but they should be consistent with जो भी इस तरीके की गाइडलाइंस बनाए जाएंगे, प्रिंसिपल्स बनाए जाएं, वो इंटरनेशनल ट्रेड को देखते हुए उससे कॉन्सिस्टेंट, उसके साथ में होने चाहिए, उसके रेलिवेंस होना चाहिए, उसके इनकॉन्सिस्टेंस या उसके विरोधाभासी नहीं होने चाहिए जो भी गाइडलाइंस है. So the very first guideline is the national policies for consumer protection. जो मेंबर स्टेट्स हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा, मेंबर स्टेट्स यहाँ पे जो हम इंडिविजुअल कंट्रीज की बात करते हैं, जो इसकी पार्टी होती हैं, दे आर नोन एज द मेंबर स्टेट्स. तो जो मेंबर स्टेट्स हैं, दे शुड एस्टैब्लिश द कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसीज. उनको अपने यहाँ पर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसीज बनानी चाहिए, एंड दोज पॉलिसीज मस्ट एनकरेज द गुड बिजनेस प्रैक्टिस. जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उस तरीके की वो पॉलिसी बनाए जिसमें कि अच्छे बिजनेस की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको एनकरेज किया जाए. दे शुड क्लियर एंड टाइमली, देयर शुड बी मस्ट timely information to the person concerned, so that they may be enabled for the purpose of consumers to contact businesses easily, उसको भी वो देखा जा सकता है. And then to enable regulatory and law enforcement authorities to identify and to locate them. So we see that the UN guidelines are basically speaking about the national policies for consumer protection, कि वो किस तरीके से अपने यहाँ अपने देश में पॉलिसीज बनाएं और जो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ consistent हो, and at the same time these policies must also be to enable the regulatory and law enforcement authorities. जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज क्या होंगी, लॉज क्या बनेंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, लीगल नेम क्या होगा, जो ट्रेड कर रहे हैं वो किस नाम के अंदर अपना ट्रेड करेंगे. और साथ ही साथ इस तरीके की भी पॉलिसी बनेगी कि जो बिजनेसेस हैं उनका ज्योग्राफिक एड्रेस क्या होगा, वेबसाइट क्या होगी, उनका ईमेल एड्रेस क्या होगा. तो ये सारी चीज़ें जो कांटेक्ट जिससे कर सके कंज्यूमर, तो ये सारी चीज़ें भी उस पॉलिसी का पार्ट होनी, गाइडलाइंस का पार्ट होंगी कि जब ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं तो इसमें इन सब चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए. साथ ही साथ जो बिजनेसेस हैं उनका टेलीफोन नंबर, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन अगर होना है तो वो लाइसेंस का नंबर क्या है, वो ये सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक पहुंचनी चाहिए. इस तरीके का बिजनेस जो रूल्स बनाए जाएंगे उसमें इन सब रहेगा. साथ ही साथ देयर मस्ट बी ए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर कंफर्मेशन, कैंसलेशन एंड रिटर्न एंड रिफंड ऑफ द ट्रांजैक्शंस की. अगर कहीं कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो जो प्रोसेस है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि कंफर्म हो गया है, उसको कैसे कैंसिल किया जाएगा तो उसका भी एक पूरा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. रिटर्न करना है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई रिफंड करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, जो भी प्रोसेस है ट्रांजैक्शंस की. एंड जो पेमेंट मैकेनिज्म है दैट मस्ट बी वेरी वेरी सिक्योर्ड, जिससे कि कोई नुकसान ना पहुंचे कंज्यूमर को. इट शुड बी फेयर एंड साथ में जो जस्टिस रिड्रेसल मैकेनिज्म है दैट मस्ट बी वेरी फेयर एंड अफोर्डेबल. स्पीडी तो होना ही चाहिए लेकिन फेयर भी हो और अफोर्डेबल भी हो. व्हेन इट इज अफोर्डेबल, इसका मतलब कि जो फी है उसकी बात भी की जा रही है कि ऐसा ना हो कि बहुत हाई फी हो जाए जिससे कि कंज्यूमर जो है वो अपना रिड्रेसल मैकेनिज्म तक पहुंच ही ना पाए, उसको जस्टिस मिल ही ना पाए. देन कंज्यूमर की जो प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी है उसको भी ध्यान में रखते हुए रूल्स बनाए जाने चाहिए. एंड एट द सेम टाइम जो एक कहना चाहिए कि एक जो ये पॉलिसी बनाई जाए दैट शुड बी वेरी क्लियर, दैट शुड बी वेरी कंसाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड. ये नहीं कि लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं उसको बहुत ज़्यादा उसमें रख दिया और जो आम कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो उसको समझ ही ना पाए. तो इस तरीके की भी पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए. दैट मस्ट बी वेरी क्लियर, दैट मस्ट बी कंसाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड टू द कंज्यूमर. तो इस तरीके की पॉलिसी बनाया जाना ये अपने आप में पहला एक गाइडलाइन है, नेशनल पॉलिसीज फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. देन द सेकंड गाइडलाइन इज रिगार्डिंग द फिजिकल सेफ्टी. So when we talk about the physical safety as a guideline, then it's a duty on the member state that they should adopt or encourage the adoption of appropriate measures. कि like legal system उनका क्या है, safety regulations क्या है, national और international standards क्या हैं,
वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स अगर कोई है तो वो भी कुछ है या नहीं है, एंड द मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी रिकॉर्ड टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स आर सेफ फॉर इधर इंटेंडेड और नॉर्मली फोर्सिएबल यूज। जिस पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है, जिस पर्पस के लिए उसको खरीदा जा रहा है, जिस पर्पस के लिए उसको यूज किया जाएगा, उन सभी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो सेफ्टी रिगार्ड जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सबको फॉलो करते हुए कि फिजिकली किसी भी तरीके का कोई हार्म ना पहुंचे। ये सारा सब चीज़ें जो हैं वो सेफ्टी रेगुलेशन का नेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लेते हुए उसका पार्ट होना जरूरी है। Then those who are responsible for bringing the goods to the market, पर्टिकुलरली अगर आप देखते हैं सप्लायर्स होते हैं, फिर एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, तो इस तरीके के जो भी लोग हैं, दे शुड इंश्योर दैट व्हाइल इन देयर केयर these goods are not rendered unsafe through any improper handling or storage की। वो जब उसको ला रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, इम्पोर्ट हो रहा है, सामान जा रहा है, तो ऐसे में इसकी हैंडलिंग में और स्टोरेज में किसी भी तरीके की जो कोई ऐसी चीज ना हो जो अगेंस्ट सेफ्टी हो, अगेंस्ट फिजिकल सेफ्टी हो फॉर द यूज ऑफ द कंज्यूमर। तो इस तरह का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम व्हाइल इन देयर केयर दे डू नॉट बिकम हैजार्डस थ्रू इम्प्रॉपर हैंडलिंग और स्टोरेज। ऐसा भी ना हो कि जैसे कोई खाने पीने का ही आइटम और उसको इस तरीके से इम्प्रॉपर हैंडलिंग की या उसका स्टोरेज इतना लंबे समय तक हो गया दैट इट बिकम्स हैजार्डस फॉर यूज। तो इस तरीके का भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि जो भी सामान है उसकी डेट भी ठीक हो, उसको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है वो भी सही हो, उसका स्टोरेज इतना लंबा ना हो कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो निकल जाए, एंड देन इट बिकम्स दी a cause for the safety of the consumer. Then consumers must also be instructed in the proper use of the goods। जो उसका लेबल है उस पर ही ये सब चीज़ें होना भी चाहिए कि किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा गुड्स को, एंड इट शुड बी इन्फॉर्म्ड द रिस्क ऑल्सो विच आर इंटेंडेड बाय द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड्स और प्रोडक्ट, कि उसको यूज करने के अगर कोई रिस्क है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन होना अपने आप में जरूरी है। And then appropriate policies must also ensure that if the manufacturers or the distributors become aware of any unforeseen hazards after the products are placed in the market, then they should notify the relevant authorities and as appropriate the public without any delay। अगर सामान मार्केट में आ गया और उसके बाद पता चलता है डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर को कि सामान में कहीं कोई हैजार्डस है या उसमें जो प्रोडक्ट दिया है उसमें कहीं कोई कमी रह गई है, तो बिना देर किए हुए उसको नोटिफाई करना अथॉरिटीज के सामने, और उसको पब्लिक को भी ये बताना जरूरी है, और विदाउट एनी डिले अगर उसको मार्केट से उठा ले तो ये भी उनको इस तरीके के गाइडलाइंस बनाने चाहिए। मुझे ध्यान आ रहा है एक मारुति सियाज का केस, मैंने जब परचेज की वो गाड़ी तो उसमें 2019 के आसपास उसमें कोई एक कंपोनेंट ऐसा था जो कुछ हैजार्डस था, जो डेंजरस था। कंपनी ने ही चिट्ठी भेजी और गाड़ी उठवा के फिर उसका वो कंपोनेंट चेंज किया, मेरा नहीं, वो सभी का, उस वाले मॉडल में जो हाइब्रिड मॉडल इलेक्ट्रॉनिक मॉडल था उस सभी में वो कुछ कमी थी, तो उन्होंने मारुति ने उसमें हर कस्टमर को जिसको उन्होंने उस समय पे वो गाड़ी बेची थी सभी से वो गाड़ी अपना मंगवाई, लेटर भी दिया कि इसमें ये कुछ कमी है, इसको ना चलाएं, हम इसको उठवा रहे हैं, इसको चेंज करेंगे, ओनली देन इट शुड बी रन इन द रोड। तो इस तरीके की जो एक गाइडलाइंस हैं, तो ये मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर का भी एक बहुत बड़ा इसमें एक रोल है कि वो अगर उनको पता चल जाता है ऐसा कोई अनफोर्सिन हैजार्ड्स है जो प्रोडक्ट को प्लेस करने के बाद मार्केट में लाने के बाद उनको पता चला, देन दे शुड टेक relevant and appropriate care for that also। Then another guideline is the promotion and protection of the economic interests of the consumer। कि जो कंज्यूमर है उसकी केवल फिजिकल सेफ्टी ही नहीं, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस रेड्रेसल ही नहीं, बल्कि उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनकी जो आर्थिक उनके जो इंटरेस्ट हैं, हित हैं, उनको भी कैसे प्रमोट किया जाए, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइंस बनाए जाने जरूरी हैं। तो मेंबर स्टेट दे शुड seek to enable the consumers to obtain optimum benefit from their economic resources, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभकारी है, उतना उनको करने के लिए कुछ इस तरीके के नियम बनाए जाएंगे।
and they should also seek to achieve the goals of satisfactory production and performance standards. The adequate distribution method should be there. Business should be fair. Business practices must be followed, and the marketing that must be informative in nature, and at the same time effective protection against the practices, that is also one of the important thing. तो ये सब चीजें करना भी बहुत आवश्यक है जब गाइडलाइंस बनाई जाए, which could be beneficiary for the consumers, and we should not adversely affect the economic interest of the consumers, and the choice which they exercise in the marketplace. जो अपनी choice वो करते हैं कि सामान कौन सा परचेज करना है मार्केट से, तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए जिससे कि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो एडवर्सली इफेक्ट ना हो, उसको प्रमोट किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इस तरीके के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, उनको किस तरीके से फॉलो किया जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव मार्केटिंग क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर भी गाइडलाइंस बनाएंगे सभी मेंबर स्टेट पार्टीज। एंड देन consumer organizations should also be encouraged to monitor the adverse practices, कि अगर इंडिविजुअल कंज्यूमर है तो वो जरूरी नहीं है कि उसको सब चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाए, और अगर मिल भी जाती है तो वो अकेले अपना रिड्रेसल के लिए कई बार नहीं भी पहुंचता है। तो ऐसे में जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी एक तरीके से ये ड्यूटी बन जाती है कि वो एनकरेज करें कि अगर कोई ऐसी एडवर्स प्रैक्टिसेस हैं वो उसको मॉनिटर करते रहें, लाइक एडल्ट्रेशन ऑफ फूड है या फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स हैं जो मार्केट और सर्विस को लेकर हैं, कोई फ्रॉडुलेंट कोई ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हैं, तो उन सब पर भी वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ध्यान रखें, उसको मॉनिटर करें, और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को भी वो एनकरेज करें कि उनको भी इन सब की जानकारी है तो वो आगे बढ़कर आए, और अगर उनको कहीं कोई नुकसान हो रहा है, उनको जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपर नहीं मिल रही हैं, प्रोडक्ट्स उनको प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, तो वो सारी लोएस्ट कॉस्ट पे कैसे मिलेंगे, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे सेव किया जाएगा, उसको कैसे इनकरेज किया जाएगा, फेयर एंड इफेक्टिव कॉम्पिटिशन, इन सब को लेकर भी स्टेट जो है वो गाइडलाइंस बनाएंगे। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स वगैरह हैं, दे मस्ट आल्सो एंश्योर एडिक्वेट availability of the of this reliable sale services and spare parts, कि ये नहीं है कि खाली सामान बेच दिया और उसके बाद there is no responsibility of the manufacturer or the retailers। कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज रिक्वायर्ड है, जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स भी जरूरी होते हैं, तो उन सब का भी वो कैसे इंश्योर कराएं एडिक्वेट अवेलेबिलिटी, दिस इज आल्सो one of the guidelines which every member state has to take care of. Then member state should also regularly review all the legislations which are pertaining to the weights, to the measures, and to assess the adequacy of the machinery for its enforcement। तो इस तरीके का जो मेंबर स्टेट है उनको अपना जो लेजिस्लेशंस बनाए हैं उसको भी रेगुलरली पीरियोडिकली रिव्यू कर देना है। देन consumers should be protected from such contractual abuses as one-sided standard contracts, exclusion of the essential rights in the contracts, and like conditions of the credit by the sellers। तो ऐसा नहीं है, दोनों पार्टीज को बैलेंस करते हुए कंज्यूमर्स को किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना है उसका भी ध्यान देना पड़ेगा मेंबर स्टेट्स को, और वन साइडेड स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके की चीजें ना हो जिससे कि कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो अब्यूसिव हो। Then another guideline is a standard for the safety and quality of consumer goods and services, कि जो कंज्यूमर्स गुड्स और सर्विसेज जिसको कि वो ले रहा है मार्केट से, उसमें सेफ्टी एंड क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे उस पर भी मेंबर स्टेट शुड फॉर्मुलेट टू, and it must also promote the implementation of standards at the national or international level for the safety and quality of the goods and services for the consumers। तो उसके लिए भी मेंबर स्टेट को लॉज बनाने हैं, कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनानी होंगी, उनको फॉर्मुलेट करना है, एंड दे शुड आल्सो गिव देम द एप्रोप्रिएट पब्लिसिटी कि हर किसी की जानकारी में भी हो क्या रूल्स बनाए हैं। The national standards and the regulations regarding product safety and quality that should also be reviewed from time to time, and those rules and regulations must be in conformity with the international standards,
कि इंटरनेशनली क्या रूल्स बने हुए हैं उन्हीं की कंफॉर्मिटी में हो, उसके अगेंस्ट में ना हो इस तरीके के रूल्स। तो इसलिए उसको रेगुलरली रिव्यू करना भी जरूरी है कि सेफ्टी एंड क्वालिटी को लेके, प्रोडक्ट की सेफ्टी और प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके क्या नेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कैसे कंफॉर्मिटी में आते हैं, इसको लेकर रिव्यू करना। दिस इज द वर्क ऑफ द member states, and they should also encourage and ensure the availability of the facilities to test this to test the safety and to certify the safety and quality and for the consumers goods and services। तो मेंबर स्टेट की जो इसमें गाइडलाइंस है उसमें बहुत बड़ा रोल है कि उनको कैसे रूल्स बनाने हैं, कैसे रूल्स को रिव्यू करना है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनको कैसे अपने लॉज में उसको इनकॉर्पोरेट करना है, सेफ्टी के लिए, इक्वालिटी के लिए, क्वालिटी के लिए, फिजिकल सेफ्टी के लिए और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी। देन अनदर गाइडलाइन इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज फॉर एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। जो member states हैं, they should also adopt and maintain the policies which are to ensure the efficient distribution that is particularly in the rural areas. The policy should be considered to ensure the distribution of essential goods and services, and at the same time the establishment of the consumer cooperatives and related trading activities that should also be encouraged, especially in the rural areas, and that should be providing some information about them should be encouraged also। So information भी होनी चाहिए उस तरीके के रूरल एरियाज में, हर किसी को जानकारी इसकी जरूरी है, किस तरीके से एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा एफिशिएंटली, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए स्टेट, जो मेंबर स्टेट हैं, दे शुड मेंटेन द पॉलिसीज ऑल्सो। ये सब केवल ऐसे ही नहीं, गाइडलाइंस में कहीं ना कहीं उनको इनकॉर्पोरेट करके रूल्स बना के इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड redress. Member states should encourage the development of fair, effective, and transparent mechanism. We should be impartial also. Why? Because to address the consumer complaints, ये क्यों चाहिए dispute resolution redressal system? कि अगर किसी कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट है तो उसको कौन एड्रेस करेगा, उसको कहाँ एड्रेस किया जाएगा। तो इसलिए हर स्टेट में ये जरूरी है कि एक फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाए। इट मे बी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। सो दैट मस्ट इंक्लूड द क्रॉस बॉर्डर केसेस ऑल्सो, that is to enable the consumers to obtain the redressal through formal or informal procedures, because you know that the member states, if they will do this thing, then they have to take care that these redressal systems, they are expeditious, they are fair, they are transparent, they are inexpensive and at the same time accessible also। तो हर इस मेंबर स्टेट को अपने स्टेट में जो कंप्लेंट्स हैं, जो उनको रिड्रेस करने के लिए, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं किसी इम्पार्शियल मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करना बहुत आवश्यक है। और इसमें हर तरीके के केसेस को किस तरीके से रिड्रेसल मिलेगा, इसके लिए जानकारी, इसके लिए इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, particularly when it comes to the cases of the or the needs of the persons who are belonging to the vulnerable and disadvantaged consumer groups। So extra care must be taken, or extra care must be given to those vulnerable and disadvantaged consumers। Then एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स की लॉज बन गए, पॉलिसीज बन गए, redressal mechanism भी बन गए, but ultimately the consumers, who are the consumers, if they are not aware as to what are the facilities for them, what are the policies which have been meant for their redressal, what are the policies which are meant that they may purchase something good, अगर उनको इन सब की जानकारी ही नहीं है, then there is no need of all these guidelines। So the part of the guideline is that the education and information programs member states should develop, and that must encourage to develop that general consumer education and information programs, information on the environmental impacts of the consumer choices and behavior, and at the same time the implications thereof, like
उसकी बेनिफिट्स क्या होंगे, उसकी कॉस्ट क्या होगी, changes in the consumption अगर कुछ किया जा रहा है. So for this, what should be the cultural traditions of the people who are concerned with must also be considered. And in developing these type of the programs, education and information programs, special attention again has to be given to the needs of the vulnerable and disadvantaged consumers, both in rural areas as well as in urban areas. गांव का भी हो या शहर का भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है. लो इनकम वाला है उसके लिए भी तो अलग से ये गाइडलाइंस कुछ बनाए गए हैं जिससे कि लोगों को जानकारी हो सके. एंड कंज्यूमर दोज with low and non-existent literacy levels, जिसको कि साक्षर नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस तरीके का, तो कुछ जो कंज्यूमर ग्रुप्स हैं वो भी इसमें हेल्प कर सकते हैं. सिविल सोसाइटी है वो इसमें हेल्प कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो सिविल सोसाइटी के होते हैं. तो कंज्यूमर एजुकेशन शुड वेयर अप्रोप्रिएट दैट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक करिकुलम ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम ऑल्सो. यहाँ पर इस तरीके की भी गाइडलाइंस बताई गई हैं कि जो एजुकेशन इंफॉर्मेशन है वो पॉलिसीज के द्वारा तो लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई ही जाए, जागो ग्राहक, लेकिन साथ ही साथ अगर वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन देने के लिए उनके करिकुलम का पार्ट हो सकता है एजुकेशनल सिस्टम का, तो दैट मस्ट बी देयर preferably as a component of the existing subject or as a specific subject, एक special subject की तरीके से भी या किसी subject के part की तरीके से भी, which must cover the items like health के issues क्या हो सकते हैं, nutrition के issues क्या हो सकते हैं, फूड बोर्न जो डिसीजेज है, बीमारियां हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, फूड एडल्ट्रेशन कैसे रोका जा सकता है, या जो प्रोडक्ट हेजार्ड्स हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, उनकी लेबलिंग जो प्रोडक्ट पे की जाती है वो सही है या नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन उस पर आई है या नहीं आई है. So all these things are to be done, and relevant legislations, how to access the dispute resolution mechanism to obtain the redressal. तो ये सारी चीजें जो हैं वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकते हैं, उसको स्टेट पार्टीज भी कर सकते हैं, और उसको पॉलिसीज बना के अवेयरनेस प्रोग्राम एजुकेशन के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा दिया जा सकता है. लाइक इंफॉर्मेशन ऑन वेट्स एंड मेजर्स ऑल्सो दैट मस्ट बी गिवन टू द कंज्यूमर्स. उनकी प्राइसेस क्या होंगी, क्वालिटी क्या होगी, क्रेडिट कंडीशंस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो है एनर्जी को लेके मेंबर स्टेट दे शुड organize all these things, and also they should do these things through various training programs, trainings first for the educators and then those educators may further educate. तो ये मास मीडिया प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, कंज्यूमर एडवाइजर्स भी हो सकते हैं, कंज्यूमर के बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी हो सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग कैन बी डन by these groups or civil society or mass media regarding the consumer information and the education programs. तो ये भी अपने आप में एक गाइडलाइन है. Then promotion of sustainable consumption. As you know that we are talking every time of the sustainable development, and this sustainable consumption is like a sustainable development also, means meeting the needs of the present and future generations for goods and services. It's not for the environment, but it's for the goods and services. So this is sustainable consumption, and it should be in such a way so that they are economically, socially and environmentally sustainable. जो भी products आ रहे हैं market में वो economically भी sustainable हो, वो socially भी sustainable हो, वो environmentally भी sustainable हो. कोई ऐसा जैसे plastic free अगर हम उसकी बात करते हैं तो प्लास्टिक इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट. तो जो आइटम्स बने, फूड आइटम्स बन रहे हैं या इस तरीके की जो चीजें हैं, तो प्लास्टिक फ्री हो, वन टाइम यूजर, इस तरीके की जो गाइडलाइंस आती रहती है, दैट इज फॉर सस्टेनेबल कंजम्पशन. And member states should promote the development and implementation of these policies for the sustainable consumption. So policy making by member state that should be conducted in consultation with the business, consumers and environmental organizations also, and other concerned groups जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो उस पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलके इस तरीके के पॉलिसीज या प्रोग्राम्स या गाइडलाइंस स्टेट मेंबर स्टेट बना सकते हैं. एंड दैट इज फॉर द इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना ये भी अपने आप में
It's very important. So member state should also encourage the partial environmental testing of the products also. कि जो products बने हैं वो environmental friendly हैं या नहीं है, उनका भी टेस्ट वो करने के लिए encourage कर सकते हैं. They should also promote the awareness of health related benefits of the sustainable consumption. At the same time, the production patterns that affects the individual health also, that is also one of the guideline which the member state has to follow. And the states can also encourage to create or strengthen the effective regulatory mechanism for the protection of the consumers, which is including the aspects of sustainable consumption. Research on consumer behavior can be promoted. So this is all the function of the state member states, that they should, how they should do this for sustainable consumption of the goods and services. Then electronic commerce, ये हम सब जानते हैं कि आज की डेट में ऐसा कोई भी कंज्यूमर मेरे ख्याल से नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में जिसने एंट्री ना ली हो. सो मेंबर स्टेट्स दे शुड आल्सो वर्क टुवर्ड्स एनहांसिंग द कंज्यूमर ऑफ एन कॉन्फिडेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. कि अभी भी कुछ ऐसे हैं जो सीनियर हैं, ओल्ड एज वाले हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं नहीं नहीं नेट बैंकिंग नहीं करेंगे या ई परचेज नहीं करेंगे, ई कॉमर्स नहीं करेंगे, हमारा सारा डिटेल चला जाएगा, या इस तरीके के कई हादसे होते भी हैं, कई लोगों को नुकसान भी हुआ है. So member states should work towards enhancing this consumer confidence. उनमें confidence किस तरीके से आए बढ़े कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाए. तो इसके लिए उनको इनको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, उनको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी. फॉर दैट they should develop the transparent and effective consumer protection policies also. They must ensure a level of protection. अगर लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान होगा तो उनको इस तरीके का एक प्रोटेक्शन लेवल इंश्योर करना चाहिए स्टेट को, विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर फॉर्म्स ऑफ द ई कॉमर्स. इट्स नॉट ओनली टू द ई कॉमर्स बट फॉर द अदर फॉर्म्स ऑफ द कॉमर्स ऑल्सो. Then a review of existing consumer protection policies, which may accommodate the special features of the electronic commerce. That is to be done by the member states. कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि जो रेलिवेंट इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं या स्टैंडर्ड्स हैं ऑन इकोनॉमिक कॉमर्स, सो दे मस्ट इनकॉर्पोरेट एंड कंसीडर इन देयर ओन नेशनल लॉ ऑल्सो. तो ई कॉमर्स के लिए भी इसमें गाइडलाइंस में बात कही गई थी कि किस तरीके से मेंबर स्टेट्स जो हैं वो इनको फॉलो करते रहेंगे. देन these guidelines for consumer protection in the context of this electronic commerce of the organization for economic cooperation and development, this is very very important also, क्योंकि इसके लिए गाइडलाइंस जो 2016 की हैं वो तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए भी कुछ अलग से गाइडलाइंस बनाए गए हैं दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को लेके. And that is also to be taken care by the every member state in this system. Then financial services, the consumer protection regulations, and this policies, effective policies, that must be for improving the financial education strategies that promote the financial literacy of the consumer. And for that, the protection of the consumers' financial data, and that is the function of the member states. Then they should be also protected from any type of the fraud, any type of the abuse which is related to their financial data. So this is the function of the state parties. They must take appropriate controls, and they must also take care of the insurance mechanism to protect the consumer assets, their deposits, their data. ये सारे financial measures and financial services the state party has to provide in their guidelines. Then measures which are relating to the specific areas. So in order to safeguard the interest of the consumers, particularly in developing countries, so they should give priority to areas of essential concern for health of the consumer. Such as food, water, pharmaceutical, energy, public utilities. So the specificities of all these things, including this tourism, that must also be addressed by the state parties or member states.
while making the specific measures for specific areas. That is also part of the guideline. Then the next segment is the international cooperation. So, when we talk about the international cooperation, then the member states, they should, in a regional or in sub-regional context, they should develop, review, and maintain, and at the same time, they must also strengthen the appropriate mechanism for the exchange of information on national policies and measures in the field of consumer protection. तो जो इंटरनेशनल एक गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अपने नेशनल गाइडलाइंस में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाए, उसको एनकरेज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना, जो कंज्यूमर्स को यहाँ पर एसेंशियल गुड्स के लिए जो बेनिफिट्स हैं या जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, उनको इनकॉर्पोरेट करना, so that the consumers may have both the good quality of product and at the same time the very less price. So both price and quality, that must be given due regard in the international cooperation by making the national standard guidelines, incorporating and corporation with in cooperation with the international guidelines. तो ये एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है कि क्या इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, उसको कंट्रीज अपने यहाँ कैसे उसको अपने पॉलिसीज में, प्रोडक्ट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, सच, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, that's a part of these guidelines, and the member states and their consumer protection enforcement agencies, they should also enter into the appropriate arrangements and initiatives like bilateral or multilateral arrangements or treaties to implement these guidelines by making the use of the existing international networks कि किस तरीके से दूसरे देशों में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, उसको अपने यहाँ कैसे उतारें अच्छी चीज़ों को, उसको लेके इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात भी इसमें कही गई है. एंड लास्टली इंटरनेशनल institutional machinery की बात कही गई है. And basically when we talk about the international institutional machinery, it speaks about the institutional arrangements. The Commission of the Trade and Development Board of United Nations Conference on Trade and Development, that will provide the institutional machinery. Then functions of the intergovernmental groups of experts on consumer protection law and policy is there. So that is to provide an annual forum and modalities for multilateral consultations, discussions, and exchange of the views between the member states. जो matters हैं that is related to the guidelines, उसमें कैसे वो आगे बढ़े, कैसे experts की उसमें राय लें लॉ एंड पॉलिसी को बनाते हुए. So ये जो functions हैं इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप्स के, ये भी अपने आप में एक mechanism को provide करते हैं. Then to undertake the studies and research also periodically on consumer protection issues. यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे उसमें किस तरीके से रिसर्च कराए जाएँ, उनको कैसे जानकारी दी जाए. To conduct the voluntary peer reviews of national consumer protection policies of the member states, which is implemented for the consumer protection. To conduct periodic review of the guidelines, to establish the procedures and methods of the work which are necessary to carry out the mandates of these guidelines. तो इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल मशीनरी है, उनको क्या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, इन सब को स्टडी करने के लिए इस पर कैसे एक्शन लिया जाए, कैसे जो हमारी एग्जिस्टिंग लॉ एंड पॉलिसीज हैं उनको कैसे रिव्यू किया जाए, और उनको कैसे एक कहना चाहिए कि एक समय के साथ साथ उनको कैसे कंसिस्टेंसी दी जाए, इन सब को लेके एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो यूएन लेवल पर कमीशन ऑफ द ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ये अपना बना हुआ है. तो उसको ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन है, दैट इज हाईलाइटेड, एंड ऑन दैट बेसिस यू सी दैट ऑल द कंज्यूमर्स, their rights need to be protected, their rights need to be promoted, and these guidelines are incorporated in many of the countries' consumer protection laws. And in India also, we have incorporated many of these guidelines in our new consumer protection law of 2019.
and we see that how the consumers are benefited by these laws. So with these, if there is an inquiry, you can ask, and I'll be taking some more points relating to the consumer protection in India in my next lecture. Thank you.